अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी जियो टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा असलम। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अंसर जावेद। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर्स के बारे में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इनिशियल स्टेट पे पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं कि उनका जो बच्चा है वो इंटरसेक्स है या ट्रांसजेंडर है। इसी पे डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि पैदाइश के वक्त पेरेंट्स जो हैं वो किन सिम्टम्स के ज़रिए पहचान सकते हैं अपने बच्चे को। इसमें इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर इतने करीब हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल एक बारीक लाइन है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के लिए शिनाख्त करना उस वक्त बड़ा ही ज़रूरी होता है। और माँ बाप के सामने सब कुछ चीज़ें वाज़े होती हैं, मगर उस वक्त माँ बाप अपनी मोहब्बत में, प्यार में उनको पहचान नहीं पा रहे होते ना। वो उसको समझते हैं कि ये बड़ी ही शायद हमारा लाड प्यार है जिसके वजह से बच्चे का बिहेवियर ऐसा हुआ है। अब पहले ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में से पहले हम इंटरसेक्स की बात करते हैं जी। ये जो बच्चे पैदा होते हैं तो इनकी पैदाइशी तौर पे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जिन्स वाज़े नहीं होती, और जिन्स वाज़े ना होने की वजह से इनको मेडिकली और साइकोलॉजी मेडिकल यूरोपियन और अमेरिकन मेडिकल की बुक में इंटरसेक्स कहा जाता है, जिनकी जिन्स वाज़े ना हो। इनकी मेनली 4 इकसाम हैं। नंबर 1 किस्म में ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, उसके ऑर्गन डेवलप नहीं होते ना। जब ऑर्गन डेवलप नहीं होते तो ये माँ को पहले दिन ही पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में कोई डिफेक्ट है। तो ये एक वाज़े ऑर्गन होता है, मगर इसको डॉक्टर साहब किसी भी एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वो जब उसका ट्रीटमेंट करेगा तो देखेंगे कि डेवलप हो सकता है तो फिर हार्मोन थेरेपी और डिफरेंट जैसे डेवलप कर देंगे। अगर नहीं होगा तो ये बड़ी रेयर है, ये 2% लोग होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी किस्म एक ऐसी है कि ड्यूअल ऑर्गन। जब बच्चा पैदा होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन होते हैं, और ये भी इतने वाज़े होते हैं कि माँ बाप को उसी वक्त पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है और इसके ऑर्गन दोनों अज़ा वो रखते हैं। तो वो उस टाइम पे कोई एक ऑर्गन रिमूव करवा के दूसरा रख सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली वो तो बिल्कुल उसमें हो जाता है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्स बच्चे कैसे हैं। तो जो दूसरी किस्म है वो जो है ना, दोनों ऑर्गन होते हैं और माँ को उसी वक्त पता चल जाए कि मेरा बच्चा एक नॉर्मल नहीं है, ये डिफेक्ट है। और डिफेक्ट जब ट्रीटमेंट प्रोसेस पे जाएंगे और उसमें देखेंगे कौन सा ऑर्गन प्रोडक्टिव है, उसको रख लिया जाता है, दूसरे को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह वो फैमिली बनाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी किस्म ऐसी है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ऑर्गन स्ट्रक्चर वाज़े नहीं होता। अच्छा, ये आगे जाके ये जिन बच्चों की किस्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये CH46XX वाले बच्चे होते हैं। अच्छा, उस वक्त इनका वाज़े नहीं होता, नॉर्मल नहीं होते, और माँ बाप को उसी वक्त पता चल जाता है कि ये हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है। और डेफिनेटली वो फिर माँ बाप छुपा लेते हैं, उसी तरह उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, और खुद ही कोई ना कोई नाम लड़का या लड़की देकर उनको उनकी अपनी सोसाइटी में अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चौथी किस्म ऐसी है कि माँ बाप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, उसमें ऑर्गन वाज़े नहीं होते, मगर वो उसको किसी को लड़का और किसी को लड़की का नाम दे देते हैं, जो बज़ाहिर उनको जो महसूस होता है। मगर ये 100% क्लियर होता है कि ये मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, ना नॉर्मल लड़की की तरह, ना नॉर्मल लड़के की तरह, और उसी को उसी गेटअप में करते हैं। मगर ये याद रखें, इन चारों अक़साम में एक बात बड़ी कॉमन है कि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में फरमाया, मैंने जोड़े पैदा किए, तो उसमें अल्लाह ने कोई ना कोई जिन्स दी हुई है, या वो 100% के लिए लड़का है या 100% डोमिनेट लड़कियों वाले उसमें ये हैं। तो एक तो इसमें पता चल जाता है। अब बच्चा फिर जब बड़ा होना शुरू हो जाता है और आप इलाज नहीं कराते और आपको पता ही नहीं है कि ये काबिल इलाज है, फिर ये नहीं पता अगर काबिल इलाज है तो इलाज किधर होगा, और अगर ये पता चले इलाज कहाँ पे होगा, क्योंकि महंगा इलाज है। एक एंडोक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास 6 माह से लेकर 2 साल तक भी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद मल्टीपल सर्जरी है, तो डर के नहीं जाते। मगर मैं एक आपको बड़े वाज़े बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट और ये चीज़ें बताऊं
कि जो बच्चा जिस जेंडर में पैदा होता है उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसी जेंडर को रिस्पॉन्स करता है। जैसे बच्चा छोटा होगा ना, अगर वो लड़का है तो वो लड़कों वाली चीज़ों में खेले इंटरेस्ट लेगा, लड़कों की तरह खेलना, कपड़े पहनना पसंद करेगा, लड़कों वाली सारी आदत को की तरफ जाना, खुल मिल जाना 2 से 3 साल की उम्र में वो जाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जो लड़की है वो लड़कियों की तरह लिपस्टिक के साथ लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, लड़कियों के कपड़ा पहनना पसंद करना, जिस वाजे हो या ना हो, तो उसकी जो बॉडी है ना वो अपनी वही रिस्पॉन्स दे रही होगी जो अंदर अल्लाह ताला ने उसको जिस दी हुई है। ये एक बड़ा कुछ होता है कि अगर छोटी उम्र का कोई लड़का है उसको भी शौक होता है, वो भी लिपस्टिक्स लगाएगा, दुपट्टे लेगा, ये इसकी क्या रीज़न है? मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं। जी, मैं जब हम ट्रांसजेंडर का इशू डिस्कस करेंगे ना तो ये उसमें उसके बिहेवियर में भी चीज़ें आएंगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से तो माँ बाप को उसी वक्त पता चलेगा ये लड़का है ये लड़की है, मगर इंटरसेक्स के मामले में ये एक फौरी तौर पर आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। ये जितनी जल्द आप एक एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएंगे तो वो उसको मुख्तलिफ टेस्ट प्रोसेस से गुजारेगा और देखेगा XX और XY में से कौन सी ये जेंडर है, और फिर उसी के मतलब उसका इलाज होगा और उसकी सर्जरी होकर उसकी जेंडर क्लैरिटी हो जाएगी और वो मुआशरे में एक वाज़ेह शनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगा। अब आपका वो क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर के हवाले से आपने देखा, अब ट्रांसजेंडर का जो मामला है वो थोड़ा सा बिल्कुल समझने वाला है। ये बच्चे जिस घर में भी पैदा होते हैं तो ये एट द टाइम ऑफ द बर्थ 100% नॉर्मल पैदा होते हैं, या वो 100% लड़का होगा या 100% लड़की होगा। वो इंटरसेक्स की तरह उनकी जिस वाज़ेह ना होने वाला कोई भी एक अलामत नहीं होगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े गौर से सुने कि ट्रांसजेंडर बच्चा एट द टाइम ऑफ द बर्थ 100% लड़का या लड़की पैदा होता है बगैर किसी डिफेक्ट के, और माँ बाप इसको बिल्कुल क्लियरली देख रहे होते हैं कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। जब इसकी उम्र 3 से 4 साल के करीब पहुँचती है तो इसके दिमाग में, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी प्रोग्राम में भी बर्ड डिफेक्ट फाउंडेशन के जो इसी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि दिमाग में एक मादा पैदा होता है, रतूबत कह लें, व्हाटएवर आप जो मर्जी नाम दे दें, मगर उसको साइकोलॉजी की ज़बान में एक डिजीज़ का नाम है जेंडर डिस्फोरिया। ये जेंडर डिस्फोरिया के उसके मर्ज का लाहक हो जाती है। ये उम्र के किसी और हिस्से में भी हो सकती है। जब ये होता है तो उस वक्त एक लड़का जो नॉर्मल लड़का है तो वो लड़कियों की तरह अपने बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। वो लिपस्टिक लगाना शुरू कर देता है, लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू कर देता है, लड़कियों के साथ खेलना बैठना उठना उसको अच्छा लग रहा होता है। और एक लड़की जो है लड़कों का बिहेवियर अडॉप्ट करती है, वो लड़कों की तरह उठना बैठना लड़कों में खेलना उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बेसिकली वो खुद नहीं चाह रहे होते, वो जो मादा जो उसके दिमाग में डेवलप हुआ है, जो डिजीज़ जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, वो उसको फोर्स करती है कि अपनी जेंडर को चेंज करो, दूसरे बिहेवियर में जाओ। तो ये उस बेचारे उस मजबूरी की वजह से वो जा रहे होते हैं। अच्छा, इस वक्त माँ बाप के लिए एक बड़ा क्रिटिकल होता है, माँ बाप को इल्म नहीं होता कि ये एक ऐसी मर्ज में मुब्तला हो गया है या हो रहा है बच्चा जो उसके लिए आगे लाइफ में मुश्किलात पैदा कर देगा। तो ये पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं इस तरह के बच्चों को? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब वो बच्चा एक बच्चा जो आपका नॉर्मल लड़का है और लड़कियों का बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा हो तो फ़ौरन समझ जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये एक जेंडर डिस्फोरिया की बीमारी में आ गया है। उसको इनकरेज नहीं करना। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, वो यो देखो मेरा बेटा लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगा रहा है, मेरा बेटा लड़कियों की तरह खेल रहा है, मेरा बेटा लड़कियों के साथ रहकर ज़्यादा खुश होता है और लड़की लड़कों में रहकर खुश होती है। ये खुशी, और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनकी हरकत ये अच्छी लगती है, मगर आपने इस पर खुश होने के बजाय वरीड होना है और इसके लिए फौरी तौर पर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास आपने अप्रोच करनी है। और अच्छा साइकोलॉजिस्ट इसका बिहेवियर जितनी जल्दी उम्र में जाएंगे, जितनी छोटी उम्र में जाएंगे, यानी कि मैं आपको अगर एक इसके लिए जो एक रेड लाइन है वो 12 साल तक की है।
12 साल से पहले जितना भी आप एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर लेंगे तो इसका बिहेवियर नॉर्मल उसी जेंडर में आ जाएगा जो अल्लाह ताला ने एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसको बनाया था, वो उस पर आएगा। जब उससे बड़ा होगा तो फिर बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी, फिर माँ बाप के लिए ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम उसमें कर। सर पेरेंट्स सिम्टम्स जानने के बावजूद भी छुपा लेते हैं, क्या ऐसा भी होता है? अच्छा, इसमें ना बड़ी इम्पोर्टेंट एक बड़ा कंप्लीट टॉपिक है, बिहेवियर बड़ा अलग है। इंटरसेक्स के पेशेंट का पेरेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग है और ट्रांसजेंडर के पेरेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो इसको हम किसी अगले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा सर बताइएगा कि आपकी जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ लाहौर में है या कहीं और पे भी? बर्ड डिफेक्ट फाउंडेशन बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है, इसका ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हमारा जो हेड ऑफिस वो लाहौर में है और हम एक, क्योंकि अभी हमारा अपना हॉस्पिटल नहीं है और हम एक किसी और हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज लेते हैं, उनको पे करते हैं। और हमारे चीफ सर्जन डॉक्टर अफजल शेख साहब और हमारी टीम, जो हमारे एंडोक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर फ़हीम है, रेडियोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशन है, आयशा है, साइकोलॉजिस्ट है, फारिया, पूरी टीम है, वो उसके साथ फिर हम इस सारे मामले को। तो अगर लाहौर से बाहर किसी ने आपसे कंसल्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा कि हमने एक ई हेल्थ का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अच्छा। क्योंकि दूर दराज से जो पेशेंट आते हैं वो कंटिन्यूसली हमारे पास नहीं आ सकते और हमने पाकिस्तान के 20 शहरों में ई हेल्थ सेंटर बनाने हैं। और ये जो सेंटर है हमारा लाहौर वाला, ये मिसिस ताहिरा जवेद चौधरी साहिबा के नाम से मंसूब है और ये हब है। इसमें जो 19 दूसरे सेंटर खुलेंगे तो वो इधर ही हमारे डॉक्टर गैजेट्स के साथ उसको यही एग्जामिन कर रहे होंगे। दूसरा सेंटर हमारा कराची में ई हेल्थ सेंटर खुल चुका हुआ है जो अब्बास टाउन में है, जिसको शाहजेब अख्तर साहब हैं हमारे एक डोनर, उन्होंने अपने वालिदैन के नाम पे किया, उनकी फैमिली ने, अख्तर फैमिली ने मिलकर वो सेंटर चला रहे हैं। और अब उस कराची के सेंटर की वजह से सिंध और बलूचिस्तान का पेशेंट को लाहौर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वहाँ पे जाएगा और वहीं पे उसका इलाज होगा और सर्जरी के टाइम पे लाहौर बुलाएंगे। और जैसे जैसे हमारा है गिलगित, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सिटीज़ में, तो ये ई हेल्थ है क्या, ये हम आपको अपने नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट अलीशा असलम को दीजिए इजाज़त। हैप्पी जियो, हैप्पी पाकिस्तान।